हाँ जी, 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत है हिंदी की कक्षा में। आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने-अपने घरों में बिल्कुल ठीक-ठाक और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारी क्षितिज पुस्तक का जो पाठ नंबर 1 है, नेताजी का चश्मा, जो लेखक स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। और इसमें लेखक ने बताया है कि कोई भी देश उससे घिरे हुए वातावरण से, वनस्पति से, पेड़ पौधों से या पर्वतों पहाड़ों से नहीं बनता, बल्कि वो बनता है किसी भी देश में रहने वाले लोगों की भावनाओं से, उनके सहयोग से। तो हर व्यक्ति का अपना अपना योगदान होता है देश को बनाने में, चाहे वो उसका नाम बनाने में हो, चाहे उसका नाम मिटाने में हो। तो इसमें हर किसी व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा योगदान रहता है। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता। तो इसी प्रकार अगर हम सोचें कि हमारे एक व्यक्ति के कारण क्या देश को फ़ायदा हो सकता है, तो बहुत बड़ा फ़ायदा और बहुत बड़ा ही नुकसान होता है। हम देश का नाम ऊंचाइयों तक भी लेकर जा सकते हैं। देखो, अब एक व्यक्ति अगर ओलंपिक में एक मेडल जीतता है तो देश का नाम कितना चमकता है वहाँ पर। कितने देशों के लोग देखते हैं, सुनते हैं कि हाँ, उस फलां देश के व्यक्ति ने ये मेडल जीत लिया है। तो हम देश का नाम रोशन भी कर सकते हैं। और अगर हम कोई गलत काम करते हैं किसी और देश में जाकर या हमारे देश में, तो वो भी दूसरे लोगों तक उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है, उसका नाम खराब होता है। ठीक है, तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। आपने ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है और इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आपने रेखांकित करना है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। क्योंकि कस्बे में क्या है, बहुत सारे मकान होते हैं। गांव से थोड़ा बस बड़ा होता है ना कस्बा, वहाँ पर जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। तो लेकिन कहते वहाँ पर बहुत ज़्यादा पक्के मकान नहीं थे। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, ओपन एयर मतलब खुले मैदान में जो बने हैं वो, और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। मतलब ये काम है उनके। तो आप इसको क्या है, अंडरलाइन कर लीजिए। आपके हाथ में पेंसिल होगी या हाईलाइटर होगा कि वो क्या चीज़ का काम करती है, ये काम करती है वो। ठीक है। उसके बाद है, नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो किसने लगवाई थी ये प्रतिमा? हाँ जी, प्रशासनिक अधिकारी ने लगवाई थी। और कहाँ लगवाई थी? मुख्य चौराहे पर। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको याद होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद है कि यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। ठीक है। उसके बाद है, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने पर अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। मतलब कहते हैं अच्छी मूर्तिकारों की अगर जानकारी ना हो तो उसकी क्या है, लागत। लागत क्या होती है? जितना पैसा उस पर खर्च किया गया, कहते वो अनुमान से कहीं ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और कहते उसमें समय भी काफ़ी बर्बाद होता है। और बोर्ड की शासनावधि, शासन अवधि, दो शब्दों का मेल है, यहाँ पर संधि हुई है शब्दों की। समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। कहते ज़्यादा अच्छे मूर्तिकार की तो उनको जानकारी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने क्या किया होगा कि किसी जो छोटा मोटा उनके इलाके का कलाकार होगा उसको ही ये मौका दिया कि आप मूर्ति बनाओ।
और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा। मतलब कहते मान लिया कि हो सकता है उन्होंने किसी हाई स्कूल के ड्राइंग टीचर को ये काम दे दिया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जिन्होंने क्या कहा होगा कि मैं 1 महीने में ही मूर्ति बना दूंगा। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था। कहते ऐसे जो है वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, मतलब उन्होंने इसे नोटिस किया, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। मतलब कहते उत्सुकता से भरी हुई मुस्कान उनके मुंह पर फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, मतलब चश्मा जो क्या था वो असली लगा दिया। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। मतलब उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और उनके दिल को छू गई। और दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बड़ा, मतलब उनकी उत्सुकता, कौतुक अर्थ क्या है, उत्सुकता। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। इस बार जब कौतूहल दुर्दुमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये नेताजी, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वे आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद सरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी, मतलब लाल और काले जो दांत थे उनसे बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मतलब उसे दुख पहुंचाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया।
मतलब उन्होंने जो चश्मा था वो बनाना भूल गया था जिसने ये मूर्ति बनाई थी। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगली वीडियो में समझेंगे। आप तब तक इस पाठ को इतना पढ़िए और इसे समझिए, और इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं उनको आप अंडरलाइन कीजिए और या फिर हाईलाइट कीजिए। मैंने इसलिए नहीं किए ताकि आप खुद इस पाठ को पढ़ो और फिर इसी में से आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो अच्छे से आप इस पाठ को यहाँ तक पढ़िए। वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।